हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कार की क्लासेस। डेट आज की 24 अप्रैल 2021 और देख लेते हैं इंडियन एक्सप्रेस के इंपॉर्टेंट न्यूज़ और एक्सप्लेन पेज से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स जो अभी हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। फ्रंट पेज पे फिर से वही कंटिन्यूस न्यूज़ कोविड-19 से रिलेटेड। देखो, पिछले 24 घंटे में 3,32,730 नए केसेज हैं और डेथ हुई है 2,263 लोगों की। मतलब अभी भी कंट्रोल में नहीं है और बहुत ज़्यादा परेशानियां बढ़ती चली जा रही हैं। इधर आप देख सकते हो, दिल्ली के जो चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल, उन्होंने पीएम से अर्ज़ किया है कि दिल्ली बिल्कुल अपने घुटनों पे आ चुका है और आपके इंटरवेंशन और आपकी गाइडेंस की हमें ज़रूरत है, आप हमारी हेल्प करो। कल इसका वीडियो भी वायरल हुआ था यूट्यूब पे, आपने अगर देखा हो तो देख सकते हो सिचुएशन बहुत ही ज़्यादा अनकंट्रोल हो चुकी है। इधर दिल्ली में एक हॉस्पिटल है जीटीबी हॉस्पिटल, वहाँ पर एक ऑक्सीजन सिलेंडर, 3 पेशेंट्स एक साथ वेट कर रहे हैं कि कैसे भी करके उनको बेड मिल जाए, बट नहीं मिल पा रहा है। इस तरफ आप देख सकते हो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की तरफ से जब कोविशील्ड की जो वैक्सीन की प्राइसेस है वो फिक्स की गई है, जिसमें 50% सेंट्रल गवर्नमेंट को दिया जाएगा, रिमेनिंग 50% जो स्टफ रहेगा वो स्टेट गवर्नमेंट और प्राइवेट हॉस्पिटल्स के बीच में डिवाइड होगा। तो यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट और प्राइवेट हॉस्पिटल्स के बीच में डिवीज़न की बात करें तो स्टेट गवर्नमेंट को प्रोवाइड किया जाएगा 400 रुपये में एक डोज और प्राइवेट हॉस्पिटल्स को प्रोवाइड की जाएगी 600 रुपये में एक डोज। तो बेसिकली पॉइंट ये है कि 600 रुपये अगर एक डोज का रखा जाता है कोविशील्ड वैक्सीन का, तो इससे सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को बहुत फ़ायदा होगा। क्योंकि पहले जब ये वैक्सीन लॉन्च हुआ था उस टाइम पर सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के जो चेयरमैन हैं, हेड हैं आधार पूनावाला, तो उन्होंने ये बोला था कि 150 रुपये पर वैक्सीन डोज के हिसाब से भी हमें कुछ ना कुछ बेनिफिट हो रहा है, तो 600 रुपये में तो बहुत फ़ायदा हो जाएगा। तो इसी चीज़ को लेकर के ये आर्टिकल है कि कहीं ना कहीं वैक्सीन इक्विटी में बड़ी परेशानी होगी। वैक्सीन इक्विटी का मतलब हो गया कि सभी को समान रूप से एक्सेसिबिलिटी इंश्योर नहीं हो पाएगी। दूसरी चीज़, वैक्सीन एक्सेसिबिलिटी हो भी तो जो प्राइवेट हॉस्पिटल में जाकर के अगर वैक्सीन लगवाएंगे तो उनको तो ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा। सेंट्रल गवर्नमेंट जहाँ पर फैसिलिटी अवेलेबल करा देगी उनको 1 रुपया नहीं देना पड़ेगा, और जहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट का इंटरवेंशन आ जाएगा वहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट अपने हिसाब से 400 रुपये में खरीदा हुआ वैक्सीन कितने में बेचती है वो टाइम बताएगा। तो ऐसे में इनइक्वालिटीज़ मतलब समानता नहीं बन पाएगी, जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ के अगेंस्ट भी है। ठीक है ना? तो इस पॉइंट को यहाँ पर बताया जा रहा है। आर्टिकल में ज़्यादा कुछ डिस्कस करने लायक नहीं है, देख लिया। इसके अलावा अगर आप देखोगे, आईसीयू में फिर से महाराष्ट्र में दूसरे हॉस्पिटल में आग लग रही है, बहुत बुरा हाल हो रहा है। अभी अमृतसर की एक रिपोर्ट आई थी जिसमें ऑक्सीजन खत्म होने के चलते 6 पेशेंट्स की डेथ हो गई, उनमें से 5 तो कोविड पेशेंट्स थे। ठीक है, इधर इंडियन एयरफोर्स, रेलवेज ऑक्सीजन को सप्लाई करने में लगे हुए हैं। मतलब वार फुटेज पे कहीं ना कहीं अप्रोच पे काम किया जा रहा है। अभी आगे फ़ोटोज़ भी देखेंगे रेलवेज़ की और इंडियन एयरफोर्स की जो प्लेन्स हैं, जेट्स हैं, वो लेके जा रहे हैं ऑक्सीजन टैंकर्स को। ठीक है, और उधर विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश से ऑक्सीजन की सप्लाई की जा रही है महाराष्ट्र में। बहुत हाल तो बहुत ख़राब हो रहे हैं, हेल्थ सेक्टर बहुत ज़्यादा एक तरीके से टूट चुका है। ठीक है, ये कोविड-19 की सेकंड वेव ने कुछ ज़्यादा ही झटके दिए हैं। इधर आप देख सकते हो हॉस्पिटल में ऑक्सीजन की कमियां लगातार हैं, और ये आउटगोइंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ऐसे बोबडे, इनके बारे में हम ऑलरेडी देख चुके हैं, सुबह वाले वीडियो में अच्छे से डिस्कस किया है, तो यहाँ पर ज़्यादा कुछ देखने की बात है नहीं, तो नहीं देखेंगे। क्योंकि इनके जो स्टेटस है, इनका मतलब बेसिकली इनके 17 महीने के टेन्योर में क्या अप्स एंड डाउन्स का सामना करना पड़ा है सुप्रीम कोर्ट को, वो सारी चीज़ें हमने सुबह 3 आर्टिकल्स डिस्कस किए थे एडिटोरियल पेज में, वहाँ जाके हम देख चुके हैं। इधर सुमित्रा महाजन की एक फेक न्यूज़ माहौल बना चुकी थी कि हाँ ये अब नहीं रही है, इनका डिमाइस हो गया है, तो उससे रिलेटेड है, तो कुछ काम का है नहीं। तो फ्रंट पेज पे आज बिल्कुल काम की चीज़ें नहीं है जो हमें डिस्कस करनी हो। आगे चलते हैं। इस पेज पे हम देखेंगे अभी राजस्थान में चिरंजीवी हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम के लिए अपील की जा रही है, तो कि सभी फैमिलीज़ को 5 लाख रुपए तक का इंश्योरेंस कवरेज दिया जाएगा। ये यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज का, यूनिवर्सल हेल्थ फैसिलिटी का एक बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल है जो कि राजस्थान सरकार ने अभी शुरू किया है, जो कि शुरुआत हो जाएगी 1 मई 2021 से, और रजिस्ट्रेशन अभी इसके चल रहे हैं। ठीक है, तो इस स्कीम को सबसे लास्ट में देखेंगे, राजस्थान स्पेसिफिक है, बाकी आप भी देख लो। अगर कोई दूसरे स्टेट की प्रिपरेशन कर रहे हो तो सजेशन के तौर पे आप बता सकते हो कि राजस्थान में ऐसे करके स्कीम चल रही है। ठीक है, दूसरा इधर आप देखोगे ऑक्सीजन की डिमांड, रेमडेसिविर जो कि एंटीवायरल ड्रग है, इनकी डिमांड को अगर देखें तो स्टेट में हम राजस्थान की ही बात है कि यहाँ पर जो बड़े बड़े पंडाल्स हैं ना,
इनको तो आप देख सकते हो कि एक कोविड सेंटर्स में कन्वर्ट कर दिया गया है। 5,000 बेड्स लगे हैं, राधा स्वामी सत्संग का एक मैदान है बड़ा वहाँ पर। और दूसरा, इनकी कमियों के लिए भी काम किया जा रहा है, ऑक्सीजन और रेमडेसिविर के लिए। दूसरी तरफ ये न्यूज़ है इधर कि जैसे ही माइग्रेंट्स का मूवमेंट फिर से स्टार्ट हो गया है अर्बन एरियाज से अपने रूरल एरियाज़ की तरफ, तो इस चीज़ को ध्यान में रख के प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना रीस्टार्ट कर दी गई है, जो कि मई और जून महीने के लिए एक बार अनाउंसमेंट हो गए हैं। तो इसमें अराउंड खर्चा होगा 25,000 करोड़ के लगभग। ठीक है, वो सारा का सारा खर्चा सेंट्रल गवर्नमेंट अपने पॉकेट से बियर करेगी। ठीक है, तो इस आर्टिकल को एक बार हम देख लेंगे। आगे चलते हैं। इस वाले पेज पे आर्टिकल तो कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, बस थोड़ा थोड़ा सा आइडिया लेना जरूरी है। नंबर 1 कि यूएसए से जैसे ही सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के सीईओ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर आधार पूनावाला ने रिक्वेस्ट की यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन से कि आप जो रॉ मटेरियल के रिक्वायरमेंट है वैक्सीन को डेवलप करने के लिए, उन पर जो बैरियर्स आपने लगा रखे हैं उनको आप हटा दो, जिससे कि हमारे यहाँ पर वैक्सीन शॉर्टेज को हम टैकल कर सकें। बट उधर से क्या स्टेटमेंट आता है यूएसए की तरफ से कि अमेरिकन्स फर्स्ट, हम पहले हमारे यहाँ पर लोकल लोगों की डिमांड को पूरा करेंगे, फिर उसके बाद में आपको दे पाएंगे। इसी चीज़ को लेकर के फिर एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हमारे जो एस जयशंकर जी हैं वो, और जो केमिकल एंड फर्टिलाइज़र मिनिस्टर हैं मनसुख मंडाविया, ये जाते हैं, बातचीत हो रही है, आगे कोशिशें की जा रही है कैसे भी करके रास्ता खोला जाए, क्योंकि वैक्सीन शॉर्टेज अब थोड़ी थोड़ी तो अभी देखने को मिल गई थी, और रही सही में मई 1 से जब 18 साल या उससे ज़्यादा के सभी लोगों को वैक्सीन अवेल कराया जाएगा और उनके लिए मैंडेटरी कर दिया है, लेना ही है, तो ऐसे में वैक्सीन की शॉर्टेज और आएगी। तो ये चीज़ थी इसमें, तो डिस्कस करने लायक कुछ था नहीं। सिमिलरली वैक्सीन इक्विटी एक की चैलेंज है। कैसे कि आप ओपन मार्केट की बात कर रहे हो, तो ओपन मार्केट में वैक्सीन अवेलेबल होने के 2 तरीके बता रहे हो, एक तो स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू और एक प्राइवेट हॉस्पिटल्स के थ्रू। तो यहाँ पर अभी भी इस चीज़ में क्लैरिटी नहीं है कि स्टेट गवर्नमेंट का कितना शेयर रहेगा 50% में से और कितना प्राइवेट हॉस्पिटल्स का रहेगा, क्योंकि रिमेनिंग 50% जो है वो तो सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में है। ठीक है, बट स्टेट गवर्नमेंट और प्राइवेट हॉस्पिटल्स के लिए जो बचा हुआ 50% उसमें कितना शेयर रहेगा उसमें अभी क्लैरिटी नहीं है। तो ऐसे में इक्विटी कैसे इंश्योर हो पाएगी, सभी को एक तरीके से कितनी तो वैक्सीन डोज मिल रही है, एक तो ये कितने लोगों को वैक्सीन डोज मिल रही है और क्या रेट पे मिल रही है, ये चीज़ कहीं ना कहीं डिसाइड होगी कि वैक्सीन इक्विटी कितना मैटर कर रही है। ठीक है, तो इसी के ऊपर अलग अलग जो एक्सपर्ट्स हैं उनके एक तरीके स्टेटमेंट्स है जो अपने इतने काम के हैं नहीं। दूसरी तरफ आप देखोगे एम्बुलेंस की तरह ट्रीट करना, कि अगर बस वो जा रही है, ऑक्सीजन टैंकर जा रहा है तो उसको एस्कॉर्ट करेगी पुलिस, सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगी, उसके लिए बोला जा रहा है। इधर आप देख सकते हो गुजरात में जाइडस को रेस्ट्रिक्टेड अप्रूवल दे दिया गया है कि हेपेटाइटिस के लिए जो ड्रग यूज़ की जाती है जिसका नाम है पैग IFN, जो कि एक हेपेटाइटिस को ट्रीट करने के लिए यूज़ की जाती है। तो इसका क्या थोड़े से एविडेंसेस ऐसे हैं कि इसका कोविड-19 को कंट्रोल करने में कुछ सक्सेस मिली थी। तो ऐसे में गुजरात में इस चीज़ को अप्रूवल दे दिया गया है बेसिकली कंट्रोलर ड्रग ऑफ इंडिया के द्वारा, कि रेस्ट्रिक्टेड यूज़ किया जा सकता है जाइडस की जो ड्रग है जिसका नाम है, मैंने बोला अभी आपको, पैग IFN। ठीक है, इसका अप्रूवल दे दिया गया है। तो ये रेमडेसिविर हो गई, ये हो गया, पैग IFN हो गया, दूसरी जो थी ना क्लोरोक्वीन वाली जो ड्रग थी वो सारी। ये देखो कहीं ना कहीं तरीके निकाले जा रहे हैं, अभी तक कोई रामबाण इलाज तो मिला नहीं, कोई पैनेशिया नहीं मिला है। सिमिलरली आप देख सकते हो कि कोविड से रिलेटेड ये जो स्ट्रेन है, अभी जो स्ट्रेन जिसमें यूके के स्ट्रेन के सिमिलर और साउथ अफ्रीका के स्ट्रेन के सिमिलर, जो 2 स्ट्रेन्स का जो मिक्स इंडिया में महाराष्ट्र में स्प्रेड हुआ है, जिसमें आप देख सकते हो 2 वेरिएंट जिसको हम बोल रहे हैं B.1.617, इसमें देख सकते हो 2 स्ट्रेन्स का मिक्सर है। 2 स्ट्रेन कौन से हैं, L452R और एक है E484Q। इन दोनों का मिक्सर देखने को मिल रहा है, जिसका असर बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है महाराष्ट्र में। बोले ये स्ट्रेन जब यूके में नवंबर में फर्स्ट वेरिएंट देखने को मिला था, नवंबर 2020 में फर्स्ट वेरिएंट जब यूके में मिला था कोविड-19 का, उस टाइम पे हमारे यहाँ पर दिसंबर में ये डिटेक्ट हो चुका था कि ये डबल म्यूटेशन वाला स्ट्रेन हमारे यहाँ डेवलप हो चुका है। पर उस टाइम क्या था, केसेस डिक्लाइन हो रहे थे तो ज़्यादा सीरियसनेस दिखाई नहीं, और वो ही स्ट्रेन अब परेशान कर रहा है। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पे बताई जा रही, तो ज़्यादा कुछ है नहीं देखने का। रेलवे, अब देखो ये रेलवेज़ के ऊपर ऑक्सीजन ट्रक्स टैंकर्स हैं, ये लोड होकर के जा रहे हैं। कोविड-19 से पेशेंट की डेथ हो रही है MP में भी, चारों तरफ परेशानियाँ हैं।
तो इस पे कुछ था नहीं, जो मेन चीज़ थी वो हमने देख लिया, आगे चलते हैं। हाँ, एक छोटी सी न्यूज़ और रह गई यहाँ पे कि अगर आपसे कोई पूछे INSACOG, INSACOG रिसेंटली न्यूज़ में था, ये क्या है? तो ये जेनोम सीक्वेंसिंग कंसोर्टियम है, एक ग्रुप है जिसके अंदर जो ये कोरोना वायरस है ना, इसकी जीनोम मतलब जीन सीक्वेंसिंग करना, जेनोम्स की सीक्वेंसिंग करना, कोडिंग को डिकोड करना, ठीक है, उसके लिए कंसोर्टियम है, ये ग्रुप है जो काम कर रहा है, ठीक है। तो ये ध्यान रखोगे, INSACOG ध्यान रखोगे आप, इंडिया में काम कर रहा है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है एक्सप्लेन पेज। एक्सप्लेन पेज पे 3 आर्टिकल्स हैं, तीनों के तीनों कोविड से ही रिलेटेड है। तो यहीं पर समरी ले लेते हैं थोड़ी थोड़ी। इन्फेक्शन आफ्टर वैक्सीनेशन, यहाँ पर बताया जा रहा है कि वैक्सीनेशन की डोज अगर एक भी किसी ने ली है या 2 ली है तो उसके बाद में भी इन्फेक्शन हो सकता है, ये डर तो है, पर वो वैक्सीन लेने के बाद में इन्फेक्शन माइल्डर है, ज़्यादा ग्रेव सिचुएशन नहीं बनती है, ज़्यादा परेशानी वाला काम नहीं होता। हाँ, इन्फेक्शन हो रहा है ऐसी बात ठीक है, पर इन्फेक्शन होने की रेट भी बहुत कम है, 0.05%, जो कि बहुत कम है। ये बात कही जा रही है ICMR के द्वारा, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के द्वारा, ठीक है। तो ये रेट बहुत ही कम है। दूसरी, वैक्सीन की एफिकेसी भी हमें पता है कि कहीं पे 60% है तो कहीं पे 95% है। तो वैक्सीन एफिकेसी भी थ्रू आउट वर्ल्ड वेरी कर रही है। तो इस चीज़ को ही मेन ध्यान में रख करके बोला जा रहा है कि वैक्सीन लेना अपने आप में एक प्रिवेंटिव अप्रोच तो है ही। दूसरा, अगर वायरस का कोई इन्फेक्शन होता है जिसको ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन बोला जाएगा, कि इंजेक्शन ले लिया उसके बावजूद इन्फेक्शन हो रहा है तो उसको बोला जाएगा ब्रेक थ्रू। तो इंडिया में इसका बहुत कम रोल है कि लगभग आप देखोगे कि 10.03 करोड़ लोगों को फर्स्ट डोज मिली हुई है, तो उनमें से 17,145 लोगों के ही इन्फेक्शन हुआ है वैक्सीनेशन के बाद में भी, ठीक है। तो इससे ज़्यादा कोई डरने वाली चीज़ नहीं, क्योंकि होता क्या है, वैक्सीन लेने के बाद में भी अगर इन्फेक्शन हो और सीवियर कंडीशन अगर बन जाए तो जो वैक्सीन हेजिटेंसी है वो बढ़ती चली जाएगी, लोगों के मन में डर बैठ जाएगा और ज़्यादा। अभी भी बहुत लोग जल्दी से निकल नहीं पा रहे हैं बाहर वैक्सीन लगवाने के लिए, तो ऐसे में वो चीज़ फिर कंटिन्यू रहती है, तो वो फिर चिंता की बात हो जाती है। गवर्नमेंट क्या ड्राइव करना चाह रही है, क्या आगे बढ़ाना चाह रही है, और वहाँ पे आउटकम कुछ ना मिले। दूसरी तरफ, फ्लशिंग अ पब्लिक टॉयलेट कोविड-19 रिस्क। जैसे पब्लिक टॉयलेट है कोई भी, जैसे सुलभ शौचालय है फॉर एग्जांपल, तो अगर वहाँ पे पानी से फ्लश किया जा रहा है टॉयलेट को, तो उससे क्या हो जाता है, एक स्मोग बनता है, एरोसॉल बनता है। एरोसॉल का मतलब आप जानते हो, एयर जो है उसके साथ में वाटर मिक्स हो जाए तो एरोसॉल हो गया। तो वो जब पानी फ्लश होता है तो उसके साथ में वाटर पार्टिकल्स हवा में उड़ते हैं और वो घंटों तक हवा में उड़ते रहते हैं। तो अगर वायरस वहाँ पर अवेलेबल है, क्योंकि जो कि कोई यूरिनेट करेगा या फिर कहीं कोई मतलब एक तरीके ह्यूमन एक्सक्रेटा है उसका मिक्स हो गया, तो ऐसे में अगर वो एरोसॉल हवा में मिक्स हो जाता है तो वो अगर घंटों तक हवा में रहेगा तो किसी को भी इन्फेक्शन हो सकता है। तो इसके ऊपर देखो, डेटा तो अभी तो लिमिटेड अवेलेबल है, पर ये कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा मुद्दा है जिसके ऊपर अभी रिसर्च चल रही है कि अगर पब्लिक टॉयलेट अगर हॉटस्पॉट है तो इनको भी अगर टैकल कर लेंगे तो हम बहुत हद तक कोरोना केसेस को रोक पाएंगे। तो ये भी अपने आप में एक बड़ी बात है, टाइम बताएगा, अभी देखो स्टडीज़ लिमिटेड अवेलेबल है। इसके अलावा जैसे आपने नेसल स्प्रे देखे होंगे, जैसे जुकाम लग जाता है तो ऐड आता है ना टीवी में, ठीक है, नेट्रोविन समथिंग ऐसे ऐड आता है, मुझे नाम याद नहीं आ रहा। तो नेसल स्प्रे मतलब नाक में लेकर के स्प्रे लगा लो, और उस स्प्रे में अगर नाइट्रिक ऑक्साइड है तो वो कोरोना वायरस को फाइट कर सकता है क्या? तो देखो, एविडेंस अभी तक तो ये कहते हैं कि बहुत हद तक सक्सेसफुल है, कि मान लो किसी, और ये एक तरीके से बताया जा रहा है कि इन्फेक्शन होने के बाद में काम आने वाली चीज़ है। मान लो आप पब्लिक प्लेस पे हो और पब्लिक प्लेस पे घूम फिर रहे हो, तो वहाँ पर ज़्यादा चांसेस रहते हैं कि आपको इन्फेक्शन हो। तो ऐसे में अगर आप इस नेसल स्प्रे जिसमें नाइट्रिक ऑक्साइड NO का कंटेंट हो, और उसको अगर आप अपने नाक में थोड़ा थोड़ा डालते रहो, तो उससे क्या हो जाएगा कि आपके नाक में जो वायरसेस हैं, जो नेसल कैविटी है, नॉस्ट्रल जो है, वहाँ पर अगर कोई भी वायरस कंटेंट अवेलेबल है तो वो डैमेज हो जाएगा, तो उसका असर फिर बाद में नहीं होगा, ठीक है। तो ऐसे में अगर 24 घंटे तक, इन्फेक्शन के 24 घंटे के अंदर अंदर अगर आप ये नाइट्रिक ऑक्साइड का जो स्प्रे है नाक में डाल लेते हो, तो बोलो 95% तक कोरोना का वायरस है वो डैमेज हो जाएगा। और अगर आपने 72 आवर्स तक, 24 आवर्स से शुरू करके 72 आवर्स तक लगातार दिया, तो 99% तक आपके बॉडी में वायरस की एंट्री नहीं होगी। समझ गए? तो ये चीज़ कहीं ना कहीं सक्सेसफुल है, बट पॉइंट ये है अभी तक कि WHO ने अप्रूवल नहीं दिया है। तो WHO अप्रूवल नहीं देगा तो तब तक तो ये काम बनने वाला है नहीं। रिसर्च चल रही है, एविडेंसेस हैं, ऐसी बात नहीं है,
यूके में जिन लोगों ने भी अभी जैसे वैक्सीनेशन ले लिया वो लोग इन चीज़ों पर रिलाई कर रहे हैं। स्वीडन के जो लोग हैं उनके द्वारा इसके ऊपर काम किया जा रहा है। ठीक है, ठीक है। सिमिलरली CSIR जो काउंसिल ऑफ साइंटिस्ट एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च है हमारे यहाँ पर, तो वहाँ से भी एक्सपर्ट्स ने यही कहा है कि ये ऑप्शन है, ऐसी बात नहीं है कि हम इसको बिल्कुल डिस्कार्ड कर रहे हैं, बट अभी भी एक जो 100% कॉन्फिडेंस वाली बात है, 100% भी नहीं हो तो एक कॉन्फिडेंस वाली जो बात है, जो एविडेंसेज और मिलने की ज़रूरत है, उनके नंबर्स थोड़े इंक्रीज हो जाएं, तब जा करके इस चीज़ को अप्रूवल लेने के लिए फिर WHO के पास में, फिर WHO मतलब इस चीज़ के ऊपर ध्यान देगा तो फिर आगे बढ़ पाएंगे। ठीक है, तो बेसिकली आप देख सकते हो स्वीडन के कुछ साइंटिस्ट हैं, उन लोगों ने इस पर काम किया है। ठीक है, आगे चलते हैं, बाकी तो और कुछ काम का है नहीं एक्सप्लेन पेज पे। वर्ल्ड पेज पे अगर देखें तो ब्रिटिश पार्लियामेंट में एक चीज़ बिल्कुल अच्छे से डिक्लेयर हो चुकी है कि चाइना में जो उइगुर्स हैं सिंजियांग प्रोविंस में, बोला उनका वहाँ पर जेनोसाइड हो रहा है, नरसंहार किया जा रहा है, उनको मारा जा रहा है, तो उसको कंडेम किया गया, उसकी निंदा की गई है, ये रेजोल्यूशन पारित हो गया है। तो एक चीज़ तो आप मान के चलो, यूके या पर्टिकुलरली ब्रिटेन या फिर इंग्लैंड, इनके बीच से और चाइना के जो रिश्ते हैं वो वाकई में अब बहुत हद तक के डिटेरियोरेट हो गए हैं। रही सही में हांगकांग का जो मुद्दा है उसको लेकर के और ज़्यादा इनके बीच में खींचतान हो रही है और ज़्यादा टाइट रिलेशनशिप बनते चले जा रहे हैं। ठीक है, तो ये थोड़ी सी बात है, जब बाकी कुछ जानने की हमें ज़रूरत है नहीं। इधर कल जो हमने बात की थी ग्लोबल क्लाइमेट समिट, जो अभी अमेरिका के प्रेसिडेंट ने ऑर्गेनाइज करवाई थी वर्चुअली, वो 2 दिन की थी, कंप्लीट हो गई। लास्ट में जाते जाते जो बाइडन ने ये कहा कि देखो टेक्नोलॉजी बहुत सारे कंट्रीज़ ने डेवलप कर ली है, सभी ज़्यादातर कंट्रीज़ के पास में पैसों की कमी है, टेक्नोलॉजी की कमी है, तो वो फॉसिल फ्यूल पे रिलाई करते हैं एनर्जी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने में। तो ऐसे में हम सभी कंट्रीज़ को साथ में आने की ज़रूरत है, साथ में आएंगे तब जा कर के ही इस प्रॉब्लम को, क्लाइमेट चेंज वाले इशू को हम टैकल कर सकते हैं। तो ये चीज़ इन्होंने यहाँ पे बताई है। बाकी कुछ जो अलग अलग कंट्रीज़ की जो डिक्लेरेशन है, अलग अलग कंट्रीज़ ने जो कमिटमेंट्स लिए हैं, वो हमने ऑलरेडी देख ही लिया। अच्छा, जब क्लाइमेट चेंज की बात ही आ गई तो कल मैंने एक आर्टिकल पढ़ा, उसमें 3 साइंटिस्ट थे, तो उन 3 साइंटिस्ट ने एक ही बात कही कि ये जो नेट ज़ीरो वाला जो टारगेट है ना, ये बोलो झूठा साबित होने वाला है, क्योंकि पीछे भी जब 1988 में ये चीज़ क्लियर हो गई थी कि क्लाइमेट चेंज जैसी प्रॉब्लम भी शुरू हो गई है, तो उसका कल्मिनेशन फाइनल आउट हुआ था 1992 में, जब रियो डी जेनेरियो में अर्थ समिट हुआ था। बट 1992 से लेकर अब तक 2021 तक अराउंड 19 साल बीत चुके हैं, फिर भी कोई सक्सेस नहीं मिली है क्लाइमेट चेंज को कंट्रोल करने के लिए। तो अभी ये जो नेट ज़ीरो टारगेट ले रहे हो, ये तो भाई आप 2050 2060 का ले रहे हो, तो ये तो शॉर्ट टर्म गोल नहीं हुआ ना। आप शॉर्ट टर्म गोल को पहले दिमाग में रखो, तब जाकर के लॉन्ग टर्म गोल अचीव करोगे। बोला ऐसे तो ये फेल हो जाएगा जो आप नेट ज़ीरो का टारगेट लेकर के चल रहे हो। ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट रिसर्चर, उनकी तरफ से एविडेंसेस भी थे, पेपर था वो, बेसिकली पेपर पब्लिश हुआ था एक जर्नल में। तो ऐसे ही मैं देख रहा था, गूगल कर रहा था, तो सामने आ गया वो, तो उसमें ये चीज़ उन्होंने बताई कि शॉर्ट टर्म टारगेट्स को पहले अचीव करो। वैसे तो चलो ठीक है कि नेट ज़ीरो से पहले इन्होंने, जैसे अमेरिका ने, जापान ने, कल हमने देखा कनाडा ने, इन्होंने सब ने अपने अपने कमिटमेंट्स दिए हैं कि 2030 तक हम ये टारगेट अचीव करेंगे, और इंडिया का कमिटमेंट ऑलरेडी है ही, तो पेरिस क्लाइमेट चेंज एग्रीमेंट के अंडर। तो ये चीज़ें ज़्यादा ज़रूरी है अभी के हिसाब से देखें, क्योंकि अगर शॉर्ट टर्म में आप अगर दिन का टारगेट पूरा कर लोगे तो हफ्ते का टारगेट तो आराम से पूरा होगा कि नहीं, है बताओ। हर दिन का अगर टारगेट अचीव हो गया तो सेम चीज़ वही यहाँ पे बताना चाह रहे हैं राइटर्स, वो एक्सपर्ट्स जो थे। खैर वापस आते हैं न्यूज़पेपर पे। स्पेस एक्स ने एस्ट्रोनॉट्स को रिसाइकिल्ड रॉकेट से ऑर्बिट में भेज दिया, मतलब यूज़ किया हुआ जो रॉकेट था उसको रीयूज़ किया और उसमें सैटेलाइट लॉन्च कर दिया। स्पेस एक्स एलोन मस्क की ही कंपनी है, ठीक है, उनके बहुत ज़्यादा शेयर्स हैं। बाकी तो आप देखोगे कोई भी ऐसा कुछ है नहीं। माउंट एवरेस्ट पे पहला कोविड केस मिला है और वो कोविड पेशेंट जो है वो नॉर्वे का है, ठीक है, यही चीज़ बताई जा रही है। आगे चलते हैं। इकोनॉमी पेज पे देखें तो वो ही कंटिन्यू है, कुछ भी अलग चीज़ नहीं है। सेकंड वेव बहुत बढ़ गई है, ऐसे में इंडिया के ट्रैवल पे बैन कर रहे हैं अलग अलग कंट्रीज़, नहीं देखेंगे, पता है हमें। लॉकडाउन अगर लगता है तो इंडियन इकोनॉमी को 1.5 लाख करोड़ रुपए तक का लॉस हो जाएगा, जिसमें महाराष्ट्र को अकेले को 50% ऑफ द स्टेट जीडीपी लॉस हो जाएगा अगर लॉकडाउन लग जाता है। तो डिस्कस नहीं करेंगे, पता है हमें, इसका लॉस बहुत ज़्यादा हो जाएगा। डेटा है, केवल कयास लगाए जा रहे हैं। दूसरा,
एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स बोर्ड पे हैं। देखो सुप्रीम कोर्ट ने तीनों एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स को एक बार तो स्टे कर दिया कि आप इंप्लीमेंट नहीं कर सकते हो, बट स्टेट्स इन रिफॉर्म्स को अगर इंप्लीमेंट करना चाहे तो विंडो ओपन है। इस चीज़ से रिलेटेड ये अभी देख सकते हो इंडियाज़ क्वेस्ट फॉर इकोनॉमिक पावर, कि इंडिया का खुद का जो एक बीड़ा उठाया हुआ है कि हाँ हम एक वर्ल्ड की इकोनॉमिक पावर बनना चाहते हैं, उस पर डिबेट चल रहा है इंडियन एक्सप्रेस में। ठीक है, तो उसी में एक्सपर्ट्स ने अपनी जो लीडर्स हैं उन्होंने ये कहा है कि एपीएमसी मंडीज़ के बाहर भी अपना माल बेच सकते हैं, जो स्टॉकिंग है उसकी लिमिट भी हटा दी गई है एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट को अमेंड करके। मतलब इन लॉज को बहुत अच्छे से जब स्क्रूटिनाइज कर लिया गया है पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटीज़ के द्वारा, तो उन्होंने यह बोल दिया कि ये लॉज जल्दी से जल्दी इंप्लीमेंट होने चाहिए, क्योंकि एग्रीकल्चर में रिफॉर्म्स नहीं आए, इसके चलते आज हमारी एग्रीकल्चर बहुत बुरे परिस्थितियों से गुजर रही है। ठीक है, ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें डिस्कस करने का। इधर ये वाला आर्टिकल अच्छा है जिसमें फ्रांस की एक कंपनी है EDF, उन्होंने अपनी तरफ से एक बाइंडिंग ऑफर दिया है कि 6 रिएक्टर्स बनाए जाएंगे जैतपुर में। अब जैतपुर कहाँ है? महाराष्ट्र का एक ज़िला है रत्नागिरी, जो कि कोस्टल रीजन में है महाराष्ट्र के, और वहीं पर ये 6 रिएक्टर स्टैब्लिश करने की बात की जा रही है। ठीक है, तो जैतपुर फ्रांस की हेल्प से बनेगा और वहाँ पर 6 रिएक्टर लगाने की बात है। कंपनी का नाम है EDF। और यूएस और रशिया के बाद में न्यूक्लियर पावर प्लांट या डिफेंस या इकोनॉमिक, तीनों तरीके से अगर एंगेजमेंट की बात करें तो फ्रांस तीसरे नंबर पे आता है इंडिया के साथ एंगेजमेंट्स में। ये चीज़ें इसमें बताई हुई है। अब देखते हैं आगे क्या होगा। देखो वैसे तो न्यूक्लियर रिएक्टर अगर लगाया जाएगा तो लगभग आप देखोगे 7 करोड़ फैमिलीज़ को बिजली प्रोवाइड करने का काम करेंगे ये 6 रिएक्टर्स। और अगर ये 7 करोड़ घरों को बिजली प्रोवाइड करने का बीड़ा अगर फॉसिल फ्यूल बेस्ड पावर प्लांट पे रख दिया जाता तो लगभग आप मान के चलो कि कितनी कार्बन डाइऑक्साइड, 8 करोड़ टन कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो सकती थी। तो ऐसे में ग्रीन हाउस इफेक्ट को भी हम रिड्यूस कर पाएंगे, उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी इस आर्टिकल में बताया हुआ है। ठीक है, तो आप देखोगे इसमें 6 प्लांट्स हैं। 900 मेगावाट का ये एम्बिशियस प्रोजेक्ट है, 9900 मेगावाट का ये एम्बिशियस प्रोजेक्ट है। 6 रिएक्टर लगेंगे और इसमें एक होगा कितना, 1650 मेगावाट का एक पावर प्लांट होगा। जैतपुर रत्नागिरी ऑफ महाराष्ट्र, यहाँ पर ये प्लांट लगाने की बात की जा रही है। ठीक है, तो ये वर्ल्ड का मोस्ट पावरफुल प्लांट होगा, ये भी आप ध्यान रखें। ठीक है, आगे चलते हैं। बाकी तो और कोई काम की है नहीं, ये भी डिस्कस करने लायक नहीं, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। ओके, अब एक दो जो रिपोर्ट्स हैं वो देख लेते हैं डिटेल में। फर्स्ट न्यूज़ है, माइग्रेंट जैसे ही आप फिर अपने घरों की तरफ घूमने लग गए हैं तो ग्रेन स्कीम, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना फिर से स्टार्ट कर दी गई है। ठीक है, फ़र्क इतना सही रहेगा कि अभी जो नया शुरू किया जा रहा है ना, इसमें जो पिछली साल का कंपैरिजन अगर करें तो पिछली साल क्या था कि हर महीने के लिए 1 किलोग्राम दाल जो थी वो फ्री में प्रोवाइड की जा रही थी। अब की बार दाल नहीं दी जाएगी, बाकी प्लान वैसा का वैसा है। ठीक है, तो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना इसका नाम है। और इसमें कौन से बेनिफिशियरीज को फ़ायदा मिलेगा? जो कि नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, ये जो नया वर्जन है इसमें फ़र्क क्या है जो मैंने आपको बता दिया। 1 किलोग्राम पल्स पर मंथ जो फ्री दी जा रही थी वो अब की बार कवर नहीं कर रही है ये स्कीम। इसके अलावा यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, ये नोडल एजेंसी होगी जो इस प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करेगी। ये जो स्पेशल स्कीम है इसमें लगभग 80 करोड़ नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के बेनिफिशियरीज को फ़ायदा होगा। इसमें अंत्योदय अन्न योजना वाले जो बेनिफिशियरी हैं वो भी आ गए और प्रायोरिटी हाउस होल्ड वाले जो इंडिविजुअल्स हैं, वो हाउस होल्ड वाले जो लोग हैं वो भी इसमें आ गए हैं, उनको भी फ़ायदा मिलेगा। साथ में आप देखोगे एडिशनल कोटा भी प्रोवाइड किया जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट फूड ग्रेन का, जिसमें चावल और गेहूं होंगे, और वो भी कितना, 5 किलोग्राम पर पर्सन पर मंथ के हिसाब से एडिशनल अनाज और दिया जाएगा। जो इनका नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंडर में जितना प्रोविज़न है वो तो है ही, 5 किलोग्राम एक्स्ट्रा और अनाज दिया जाएगा, ये बात कही गई है मिनिस्ट्री द्वारा। इसमें अभी जो खर्चा है लगभग 26,000 करोड़ का होगा, जो कि अलग अलग कंट्री के अलग अलग पार्ट्स में चलाएगा। तो वहाँ पर केवल और केवल सेंट्रल असिस्टेंस रहेगी, मतलब स्टेट्स के ऊपर कोई लोड नहीं है अब की बार इस प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को इम्प्लीमेंट करने में। ठीक है, तो इम्प्लीमेंट होने का सेम पैटर्न रहेगा जो पिछली बार था, फ़र्क एक ही है। ठीक है, और अलग अलग स्टेट्स में देखो अनाउंसमेंट हो भी गए हैं अपने अपने तरीके से।
डिमांड की गई है जो लीडर्स हैं उनके द्वारा। बाकी पिछली बार की अगर बात करें तो 26 मार्च 2020 को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना को पहली बार लॉन्च किया गया था हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी के द्वारा, जिसमें टोटल बजट अनाउंस किया गया था उस स्कीम के लिए 1.70 लाख करोड़ रुपीस। ठीक है, बस और बाकी चीज़ें हमने ऑलरेडी देख ही ली है, ये आप और देख सकते हो। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है राजस्थान के चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत जी ने लोगों से अपील की है कि भैया आप जल्दी से जल्दी नई हेल्थ स्कीम में अपने आप को रजिस्टर करवा लो। स्कीम का नाम है चिरंजीवी, चीफ मिनिस्टर चिरंजीवी हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम। इसमें क्या होगा कि हर एक परिवार को ये ध्यान रखना, एवरी फैमिली, हर एक फैमिली को 5 लाख रुपए तक का कैशलेस इंश्योरेंस कवरेज मिलेगा, हेल्थ कवरेज मिलेगा, और उसमें कोविड-19 का ट्रीटमेंट भी इंक्लूडेड है। तो इसके लिए अपील की जा रही है कि आप जल्दी से जल्दी अपने आप को रजिस्टर करवा लो। अब ये 5 लाख रुपए की जो फैसिलिटी मिलेगी, इसकी शुरुआत हो रही है 1 मई 2021 से। नंबर 1। नंबर 2, कौन कौन इसके बेनिफिशियरीज होंगे? सबसे पहला काम तो जो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के बेनिफिशियरीज है वो। दूसरा, सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस के अकॉर्डिंग जो डेटा अवेलेबल है उसमें जो मार्जिनलाइज सेक्शन है उनको फ़ायदा होगा। तीसरा, स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स हैं उनको, और चौथा, कॉन्ट्रैक्चुअल जो वर्कर्स हैं, कॉन्ट्रैक्ट पे काम करने वाले वर्कर्स, उनको फ़ायदा होगा। इसके अलावा अगर कोई दूसरी फैमिली इन कैटेगरीज के अलावा दूसरी कैटेगरी की अगर फैमिली इस फैसिलिटी को अवेल करना चाहती है तो उनको 1 साल का 850 रुपए का प्रीमियम लगेगा, केवल 850 रुपए का प्रीमियम लगेगा, जो कि बचा हुआ हो गया लगभग ये 1700 रुपए का। 1700 रुपये में से 50% तो फैमिली को खुद को अफोर्ड करना पड़ेगा, प्रीमियम साल का हो गया ये, ठीक है, और 50% सरकार खुद मतलब वहन करेगी। तो ऐसे में ये एक तरीके की यूनिवर्सल हेल्थ सर्विस, यूनिवर्सल हेल्थ स्कीम चलेगी। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये आप ध्यान रख सकते हो कि राजस्थान की सरकार ने जिस तरीके से काम किया वैसे हमारी सरकार भी कर सकती है। ऐसा करके आप दूसरे स्टेट के हो तो सजेस्ट कर सकते हो, और राजस्थान के हो तो आपके पास में एग्जाम्पल ऑलरेडी अवेलेबल है ही। आगे चलते हैं। तो इस तरीके से मेन डिस्कशन अपना कंप्लीट हो चुका है। कोई भी डाउट हो, कोई भी कमेंट करना हो, आप कमेंट कर सकते हो। ठीक है, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।